अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नासिर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये जो आज की वीडियो है, इसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो सीए के स्टूडेंट्स। ठीक है। अब आज इस वीडियो में और अगली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि सीए के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, वैसे तो इंग्लिश में टॉपिक कोई नहीं होता, चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश की जो सेंस जो है पूरी डेवलप हो जाए। इसको वैसे तो कोई भी देख सकता है ग्रामर के हवाले से। तो आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो आपका सीए का है, एज दे हैव गिवन दैट इन योर बुक, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। और ये आपका चैप्टर 1 है। ठीक। और उसमें 2-3 उन्होंने बातें ज़्यादा की हुई, एक तारुफ सा दिया हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि मतलब आपने वैसे उसकी सेंस डेवलप करनी है चैप्टर से, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर, लेकिन हम फिर भी थोड़ी सी चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें एक मेन टॉपिक है आपके चैप्टर 1 में। तो हम इससे बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक। तो वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन तो आपको पता है वो तो दबाना ही होता। ठीक हो गया। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ये मतलब जो है अब बचपन से सब लोग जानते हैं, मतलब सीए की इंग्लिश हो या एसीएमए की हो या सीएसएस की हो, बीकॉम की हो, किसी की भी हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शुरू से एक बात होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद क्या है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि आई थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, उर्दू में की जाए, सो दैट थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट को बात की समझ आ जाए। ठीक है। तो अदरवाइज़ मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स इंग्लिश में भी हैं, वो आप जैसे प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो उसमें ग्रामर रूल्स के हवाले से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें तो 27 वीडियोज़ हैं ग्रामर रिलेटेड। ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एज यू नो, इसका हल्का सा हम खाका बनाते हैं कि मतलब इससे मुराद क्या है। तो आप सब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो चीज़ें जो कि हम बोल चाल में, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, कि व्हेन एवर यू टॉक टू समवन, आप किससे बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है हम कहते हैं हमें ग्रामर की फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ़लाँ की ज़रूरत पड़ती है, फ़लाँ की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन हम चलो उनको भी हल्का सा देख लेते हैं। एक है नाउन। ठीक। कि ये चीज़ें हमें बोलचाल में इनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ है प्रोनाउन। ठीक हो गया। तो आज हम सिर्फ इन चीज़ों का हल्का सा खाका बनाने की कोशिश करेंगे, डिटेल हम बाद में कर लेंगे। प्रोनाउन। ठीक। एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक हो गया। तो ये सब ने, इट्स नॉट समथिंग न्यू, आप सब ने ये चीज़ सुनी हुई है। एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक। या फिर इसमें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो असल में आधी इंग्लिश तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कवर हो जाती है अगर आप इनको थोड़ा सा फुली अंडरस्टैंड कर लें। प्रेपोजिशन। क्लियर। नंबर 6 इज व्हाट वी कॉल कंजंक्शन। कंजंक्शन। ओके। कंजंक्शन। ये चीज़ें हम बोल चाल में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे उर्दू में हम अक्सर कहते हैं हमें आमतौर पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इंग्लिश में थोड़ा सा वो दायरा बढ़ जाता है। या फिर एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं आर्टिकल। कुछ लोग इसको पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल करते हैं, कुछ कहते हैं यार नहीं, इट इज़ समथिंग, ये अलहदा चीज़। बहरहाल हम लिख लेते हैं इसको भी। एक चीज़ होती है इंटरजेक्शन। ये भी ट्रू सेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आती क्योंकि ये अल्फाज होते ही नहीं, पर चलें हम इसको भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है। और एक इंतहाई जो अहम चीज़ जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चीज़ है वो वर्ब। ठीक है। ये आप देख रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कुछ शामिल है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल,
इंटरजेक्शन ऑफ वर्ब। तो आज हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे, हल्का सा हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें हैं क्या। हम इनका थोड़ा सा खाका बनाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। तो वैसे तो आम श्योर के मतलब अक्सर स्टूडेंट जो हैं कम से कम CA लेवल के इस बात को तकरीबन समझते ही हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। तो लेकिन हम हल्का सा मतलब एक खाका बना लेते हैं इनका, एक एक करके हम सबको देख लेते हैं कि ताकि हमारा स्टार्ट ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अब ये देखिए, नाउन की हमने बात की जी। तो ये आप बचपन से ही एक बात सुन रहे हैं कि नाउन क्या चीज़ है। इसे हम उर्दू में कहते हैं इस्म। ठीक है, तो वही आप सुन रहे हैं कि नाउन क्या होता है, किसी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन को हम कैसे कह सकते हैं, अ नाउन इज द नेम, ये नाम होता है किसका, अ पर्सन किसी शख्स का, किसी जगह का। ठीक, पर्सन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, या किसी चीज़ का। ये इसकी मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक, कि किसी भी यानी कि बंदे का नाम, जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम हम कहते हैं नाउन है। तो नाउन में वैसे तो उसकी फिर आगे जाके बेशुमार टाइप्स हैं, उसके हिसाब से चीज़ मतलब इतनी भी सिंपल नहीं इतनी हमें लगती है। लेकिन नाउन्स को अगर हम थोड़ा सा हल्का सा इसका आइडिया ले लें कि नाउन्स हम कहते हैं जी दो तरह के होते हैं। कुछ को हम कहते हैं, आज हम तफसील में नहीं जाएंगे, बस हल्का सा हम एक आइडिया बनाने की कोशिश करें। कुछ को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, कुछ को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक, ये मतलब जो है नाउन्स की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन उसमें इंतहा जो बुनियादी टाइप है वो ये है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर। काउंटेबल नाउन से क्या मुराद है, जैसे नाम से ही जाहिर है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो नाउन्स हैं, दोज नाउन्स, वो चीज़ें, वो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। कोई भी चीज़ जो अगर हम शुमार में आती है हम कहते हैं काउंटेबल। ठीक, कोई भी आप मिसाल ले लें, फ़र्ज़ किया कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई भी चीज़, कोई मार्कर है, कोई पेन है, तो जाहिर है ऑल ऑफ यू नो कि ये सिंपल सी बात है। आज हम बस इसका खाका सा बनाने की कोशिश करेंगे। काउंटेबल नाउन्स ये हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं, इसमें यानी कि वो नाउन्स आते हैं जो कि हम जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, यानी कि दोज नाउन्स, वो वाले नाउन्स दैट, जो कि, दैट से हम होता है जो कि, कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। ठीक, अब इस बात से क्या मुराद हुई, काउंटेबल चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। मसलन आप देखें कोई भी चीज़, फ़र्ज़ किया कोई फीलिंग है तो ज़ाहिर है वो काउंट नहीं की जा सकती। फ़र्ज़ किया कोई चाय है, शुगर है, राइस है, तो हम कहते हैं इनको हम काउंट तो नहीं कर सकते। ठीक, तो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला ये है, तफसील में मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा, कि अनकाउंटेबल नाउन्स में दो नाउन्स आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अनकाउंटेबल में यानी कि हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, ये दो तरह के नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक, मटेरियल नाउन जो हैं जैसे आप सब जानते ही हो कि मटेरियल में एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो है वो मटेरियल नाउन्स में आएगा। फ़र्ज़ किया हम चीनी की बात करें, ठीक, चावल की बात करें, राइस, किसी भी चीज़ की, मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, तो इट्स वेरी क्लियर, हम कहते हैं ये मटेरियल्स हैं, लेकिन इनको हम अनकाउंटेबल शुमार करते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ी मतलब ही होता है जो चीज़ थोड़ी सी रूटीन से हट के हो। यू माइट हैव हर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कि जो रूटीन से हट के एक चीज़ का मीनिंग बनता हो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि, लेकिन यहाँ इससे मुराद हम कुछ और लेते हैं,
या इससे हम ये मुराद लेते हैं कि वो नाउन जो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को शो करते हैं, यानी कि जिनकी कोई फिज़िकल शक्ल नहीं होती, दे जस्ट एक्सप्रेस योर, वो आपकी किसको शो करते हैं? फीलिंग्स को, इमोशंस को, जज्बात को। फ़र्ज़ क्या मतलब ये है, कोई बंदा कहता है जी मसलन ये ब्रेवरी, बहादुरी, तो ब्रेवरी की कोई शक्ल तो नहीं है ना। फ़र्ज़ क्या, आप कहते हैं चाइल्डहुड, इसकी कोई शक्ल तो नहीं है, ठीक है। इस तरह फ़र्ज़ क्या, हम कोई भी ऐसा, फ़र्ज़ क्या आप कहते हैं ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये मतलब ये तमाम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये हमारा एक हल्का सा आइडिया के लिए मैं कह रहा हूँ कि नाउन जो है कोई भी चीज़, बंदा, शख्स या चीज़, फिर बेसिकली दो उसकी टाइप्स हैं और उन दो का हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो इंशाल्लाह हम वो बाद में इसको देखेंगे। तो आज हम बस इसको सारे को थोड़ा सा बस किस करते जाते हैं। अब जो है वो जो अगले आपकी चीज़ है नाउन से आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो अगर हमने लिखा था थोड़े से और ऑर्डर में था, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा इस तरह ले लेते हैं। वो है आपका क्या, वर्ब। वर्ब क्या चीज़ है, बल्कि कहा जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। तो वर्ब को जैसे आप स्कूल कॉलेज से ही सुन रहे हैं कि इसको एक्शन वर्ड कहा जाता है, इसको एक्शन वर्ड कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि वर्ब से हम मुराद लेते हैं कि कोई भी लफ्ज़ जो कोई एक्शन शो करता है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वर्ब है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती, एनी वर्ड, कोई भी ऐसा लफ्ज़ दैट शोज, जो दिखाता है क्या, एन एक्शन। वैसे आपको पता है डिफाइन करने के कई स्टाइल हो सकते हैं, लेकिन हम हल्की सी वो कर रहे हैं, एन एक्शन के साथ थोड़ा सा ये इजाफा करते हैं और स्टेट, कम से कम इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, एनी वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब, ठीक। अब आमतौर पर लोग इस हद तक इसको लेते हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम सिर्फ डेफिनेशन की हद तक बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि ही वॉज टॉकिंग, वो बोल रहा था, राइट, क्लियरली, ही वॉज टॉकिंग क्लियरली, वो बड़ा साफ साफ बोल रहा था। तो अगर आप देखें कि टॉक करना, बोलना, ये एक एक्शन है ना, तो ये तो मतलब रूटीन का सबको पता ही है कि वो एक्शन शो करता है, ठीक। बाकी अल्फाज को हम फिलहाल नहीं छेड़ रहे। ही वॉज टॉकिंग क्लियरली, तो टॉकिंग एक्शन शो कर रहा है ना, इसलिए टॉक, रन, मूव, स्पीक, ईट, ये सारे एक्शंस हैं। तो इसमें तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आमतौर पर इस चीज़ में होता है, ये होती है कैफियत की जब बात हो। अब कैफियत से क्या मुराद है, फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ ही इज़ स्टिल, राइट, स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, अभी भी सो रहा है। तो अगर आप गौर करें, स्लीप जो है, सोना या सो रहा है, इसमें डू यू फाइंड एनी एक्शन? इसमें ट्रू सेंस में अगर आप देखें तो एक्शन उस तरह तो नहीं है ना कि जैसे खाना एक एक्शन है, बोलना एक एक्शन है, दौड़ना एक एक्शन है। तो नींद साइंटिफिकली तो एक्शन है कि जैसे आप रहे मरे हुए तो नहीं होते, लेकिन ये असल में कैफियत है। ये जो मैंने बात की, ये असल में आपकी कैफियत को शो कर रहा है, ठीक है। ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रहा है, ठीक है। या फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ कि मतलब ये है कि दे आर रेस्टिंग, आप थोड़ा सोचें, दे आर रेस्टिंग, वो आराम कर रहे हैं। आराम करना आप क्या समझते हैं, एक्शन उस सेंस में तो नहीं है ना, आराम करना आपकी एक कैफियत है। तो ये स्टेट, तो यानी कि ये जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा क्लियर रखें। वैसे तो वर्ब्स की बेशुमार टाइप्स हैं, उस पर मैं मॉडल वर्ब्स के हवाले से पहले भी कई वीडियोस डाली हैं, लेकिन इस सीरीज़ को हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे तो इसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये वर्ब का एक हल्का सा वो है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट, क्लियर। वर्ब से अगली चीज़ जो है, मैं मिटा देता हूँ। अब वर्ब से जो अगली चीज़ है, जो वर्ब से मिलती जुलती होती है, वो है, वो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें भी अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब की हम तफसील में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आइडिया बनाने जा रहे हैं कि एडवर्ब क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो कम से कम 3 काम करता है। वैसे ये भी इसकी 100% डेफिनेशन नहीं है,
लेकिन चलो हम कहते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है, ठीक, दैट मॉडिफाइज, जो कि बदलता है, यानी कि चेंज करता है। किसको? दो तीन काम करता है, तब्दीली लाता है। किसमें? मॉडिफाइज, अ वर्ब, किसी वर्ब को तब्दील करता है। एन एडजेक्टिव किसी सिफ्त में चेंज लाता है। इसकी कम से कम डेफिनेशन, या कम से कम, और मॉडिफाइज वर्ब दिस एंड दैट, और अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरे एडवर्ब में चेंज लाता है। ये एडवर्ब की मिनिमम पॉसिबल डेफिनेशन। कम से कम एडवर्ब में ये चीज़ें तो होंगी। अक्सर ये देखा गया कि मतलब एडवर्ब को डिफाइन यूँ किया जाता है, एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। अक्सर बात को टीचर्स भी इस तरह कहते हैं कि मीनिंग, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है या उसको मॉडिफाई करता है। दैट्स ट्रू, वो तो उसका मेन है ही है, लेकिन एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब में चेंज लाता है, जो किसी सिफ्ट में चेंज लाता है, या किसी दूसरे एडवर्ब में चेंज लाता है। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आज हम बस हल्का सा आइडिया कर रहे हैं। इसकी फ़र्ज़ के हम कोई मिसाल ले लें कि वर्ब में चेंज लाता है। कैसे? फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ, ही वॉज टीचिंग, राइट, वो पढ़ा रहा था। अब इसके आगे देखिए, टीच आप सब जानते हैं ये वर्ब है, वर्ब को मैं कह लेता हूँ वी, ही वॉज टीचिंग। अब एनी वर्ड दैट इज एडिड टू इट, इसके आगे आप कोई भी लफ्ज़ लगा दें वो एडवर्ब हो जाएगा। ही वॉज टीचिंग नाइसली, ही वॉज टीचिंग बोल्डली, हाँ, ही वॉज टीचिंग कॉन्फिडेंटली। ये जितने भी अल्फाज हम लिख रहे हैं, इस तरह का कोई भी लफ्ज़, ये सारे अल्फाज जो हैं, ये जिन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि व्हाट द स्टाइल ऑफ टीचिंग वॉज, इन अल्फाज को हम कहते हैं ये एडवर्ब्स। ठीक हो गया, ये सिंपल से। क्या मतलब इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या हुआ? हमने सिर्फ इस चीज़ को किस किया कि वर्ब में चेंज कैसे आती है, कि वो पढ़ा रहा था, किस तरह पढ़ा था जी, नाइस तरीके से, बोल्ड तरीके से, कॉन्फिडेंटली। एडजेक्टिव जो है, इस वक्त हम मतलब एडवर्ब की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि एडवर्ब का एक काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी सिफ्ट में चेंज लाना। तो आप कोई भी सेंटेंस बना लें, इसमें कुछ सिफ्ट हो, फ़र्ज़ क्या, मैं कुछ सिंपल से ही ले लें, फ़र्ज़ क्या, अब ये कह लें इंग्लिश इज़, हाँ, ईजी, इंग्लिश आसान। तो इतना एक तो आप गैस कर ही सकते हैं कि ईजी लफ्ज़ जो एक सिफ्ट है, ये इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना। तो अब इसके पीछे आप कोई भी चीज़ लगा लें, इंग्लिश इज, फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ जी, सो ईजी, वेरी ईजी, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आप लगा लें, तो इसने इसमें चेंज लाई है कि नहीं, आप देख लें, लाई है ना। तो व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि ईजी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो ये जो अल्फाज हैं सो या वेरी, ये इसके मीनिंग में चेंज ला रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इन अल्फाज को, ये इस टाइप के अल्फाज को हम कहते हैं दीज आर एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स। क्लियर? तो इसमें हमने डेफिनेशन का ये वाला हमने पार्ट टच किया है कि मतलब एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। आपके सामने इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात। तीसरी बात यह कि बात को देख एडवर्ब दूसरे एडवर्ब में चेंज लाता है। अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से क्या मुराद है? फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ ही वॉज टीचिंग, वो पढ़ा रहा था, ठीक। इसके आगे फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ ही वॉज टीचिंग कॉन्फिडेंटली, वो बड़े एतमाद से पढ़ा रहा था। कोई भी बंदा या बंदी है, फ़र्ज़ किया ही वॉज टीचिंग कॉन्फिडेंटली। अगर हम इस चीज़ को लें तो हम कहते हैं ये वर्ब है, वर्ब को हम भी कह लेते हैं। तो कॉन्फिडेंटली इसमें चेंज ला रहा है कि नहीं? बता रहा है को पढ़ा रहा था बड़े एतमाद से। अगर हम इन दो अल्फाज का रिलेशन देखें तो ये चीज़ है कि वर्ब में चेंज आ रही है कि टीच कर रहा था कॉन्फिडेंटली। तो अगर मैं इफ़ आई ऐड समथिंग ओवर हेयर, ही वॉज टीचिंग वेरी कॉन्फिडेंटली, ही वॉज टीचिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंटली। थोड़ा सा आप गौर करें कि ये जो अल्फाज हैं वेरी और एक्सट्रीमली, क्या ये इसमें चेंज नहीं ला रहे कि वो बड़े अतमाद से पढ़ा रहा था बड़े। अब इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इन दो का रिलेशन देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है तो वेरी कॉन्फिडेंटली मज़ीद उसको बदल रहा है। इस तरह हम कहते हैं कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है तो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंटली उसको मज़ीद चेंज कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एडवर्ब था ही था, ये भी एडवर्ब है। इसी तरह एक्सट्रीमली जो है ये लफ्ज़, ये भी एडवर्ब है। और चेन क्या आ रही है, ये एडवर्ब इस एडवर्ब को बदल रहा है, या ये एडवर्ब इस एडवर्ब को बदल रहा है। तो ये एक हल्का सा एडवर्ब का जो कम से कम डेफिनेशन है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये भी पूरा है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब पेपर में फर्ज के आपसे पूछते हैं जी कि बताएं इसमें एडवर्ब कौन सा, तो स्टूडेंट आमतौर पर इसी पर रुक जाता है जी, वर्ब में चेंज लाता है। तो व्हाट अबाउट दीज, तो ये ज़ाहिर है उससे फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके आगे जो है, जो चीज़ है, एक चीज़ है, इसकी हम तफसील पेपर में आमतौर पर वो ये चीज़ें इतनी नहीं पूछते आपसे, ज़्यादा इनकी तफसील पूछी जाती है कि भाई बताएं कि कहाँ पे फलां चीज़ कंजंक्शन सही है या गलत है। लेकिन अगर आपकी बेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तो मसला हो जाता है ना। अब एक चीज़ है जो है नंबर 4 है शायद हमारा बन रहा, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है, इसमें से तफसील तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम बाद में करेंगे। आज हम सिर्फ बस हल्का सा खाका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में व्हाट द हेल, ये चीज़ क्या है। तो आपने सुना होगा कंजंक्ट। कंजंक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है मिलाना, ठीक। तो कंजंक्शन का लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखें तो क्या बन गया, इसका लफ्ज़ी मतलब बन गया कॉम्बिनेशन या मिलाप, ठीक। तो इसका मतलब कंजंक्शन का लफ्ज़ी मतलब है मिलाप या कॉम्बिनेशन, ये तो इसका लफ्ज़ी मतलब है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन वैसे कोई नहीं होती, लेकिन हम इसको हल्का सा यूँ कह सकते हैं जी, कंजंक्शंस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, कंजंक्शंस आर यूज्ड टू, इस्तेमाल होती हैं टू कंबाइन, इनका काम होता है मिलाना। दे आर यूज्ड टू कंबाइन, किस चीज़ को कंबाइन करने के लिए, अल्फाज को कंबाइन करने के लिए, या बाज़ कुछ फ्रेजेस को कंबाइन करने के लिए, या इस तरह की कोई भी चीज़। मतलब इनका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ों को मिलाना इनका काम है। कंजंक्शन में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दे यूज टू कंबाइन, ठीक। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ, शी केम, वो आई एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग अस। फ़र्ज़ के वाई, उसने हमें किसी वजह से, आपने कोई पंगा लिया होगा, उसने हमें गालियाँ देना शुरू कर दी। अब इसमें अगर आप गौर करें, ये सिंपल सी कंजंक्शन है, वैसे तो इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम तफसील बाद में करेंगे। शी केम ये एक चीज़ है, और दूसरा जो है स्टार्टेड अब्यूजिंग अस, हमें गालियाँ देना शुरू कर दी, दूसरा। तो इसमें ये जो लफ्ज़ है बीच में एंड ने एक लिहाज से इस आइडिया को और इस आइडिया को मिलाया है, तो हम कहते हैं एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रही है। ये कंजंक्शन, ये सिंपल सी कंजंक्शन है, वैसे तो इसमें बेशुमार कॉम्प्लिकेटेड कंजंक्शंस होती हैं। क्लियर। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ, ही इज़ नाइस, वो बड़ा अच्छा है, बट बट इज़ अ बिट लेज़ी, वो बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा सुस्त। अब आप देखें, ये एक आइडिया है उसका नाइस होना, और उसका जो है वो सुस्त होना जो है वो दूसरी बात, ठीक है। इसमें फ़र्ज़ क्या, बेशक अपने आसानी के लिए ही का लफ्ज़ लगा दें। कि बर्ट ने क्या काम किया, बर्ट ने इसको और इसको आपस में जोड़ा है, ताल्लुक़ नहीं ज़ाहिर किया, इसमें उसको जोड़ा है, इन दो को मिलाया, कंबाइन किया, इसलिए हम कहते हैं बर्ट यहाँ पे कंजंक्शन। ठीक हो गया जी, ये आपकी कंजंक्शन। तो ये हम इसका हल्का सा तफसील हम इंशाल्लाह ज़िंदगी के बाद में करेंगे। आगे अगर आप चलें, एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब अक्सर ये देखा गया कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को लोग अक्सर एक लिहाज से मिक्स कर देते हैं। प्रेपोजिशन ये आपका नंबर 5 या 6 जो भी बन रहा है, लेट्स सपोज कि नंबर 5। तो प्रेपोजिशन आप बचपन से सुन रहे हैं जी, यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। तो प्रेपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ठीक है, जिसको हम चीज़ों में रिलेशन, एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ कंजंक्शन आई सेड कि वी यूज़ कंजंक्शन टू कंबाइन, चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें
हम कह रहे हैं कि प्रेपोजिशंस आर, इसको जैसे मर्जी डिफाइन कर लें, प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू, इस्तेमाल होती हैं, टू शो रिलेशन, एक ताल्लुक सा, मतलब किस चीज़ में ताल्लुक, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस, यानी कि मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ फ़र्ज के अल्फाज हैं, उनके दरमियान प्रेपोजिशन का काम है ये क्या करना, एक्सप्रेशन से मुराद कोई भी चीज़, यानी कि एक्सप्रेशन लफ्ज़ हो सकता है, कोई फ्रेज़ हो सकता है, इनका काम है ताल्लुक़ ज़ाहिर करना। बुनियादी आइडिया है ताल्लुक़ ज़ाहिर करना, मिलाना नहीं। अगर मिलाने वाला काम होगा तो फिर वो कंजंक्शन हो जाएगी। फ़र्ज़ क्या मतलब मैं कहता हूँ ही इज़ डैश द क्लास, हम सिंपल सी मिसालें ले रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए, आगे फिर जो मर्जी करें। हम कहते हैं अब इस ही का और इस क्लास, ये दो चीज़ें हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, तो वी नीड सम वर्ड टू क्लैरिफाई द मीनिंग। हम इसमें फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ ही इज़ इन द क्लास। अब इसने ही और द क्लास को मिलाया नहीं है, बल्कि उनमें सिर्फ एक ताल्लुक़ जोड़ा है कि वो जो है उस क्लास का ताल्लुक़ क्या बन रहा है। हम कहते हो क्लास में है, ठीक। तो फ़र्ज़ क्या हम अक्सर कहते हैं द ग्लास इज़ डैश द टेबल। अब यहाँ हम मिलाने की बात नहीं कर रहे, हम ये दो चीज़ें, और एक्सप्रेशन बात को थोड़ी मुश्किल भी हो सकते हैं, मैं सिंपल सी मिसाल ले रहा हूँ, ये ग्लास है फ़र्ज़ किया और ये टेबल है। हम कहते हैं इनका रिलेशन मतलब आपस में है, हम ताल्लुक़ क्या बन रहा है। फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ इज़ ऑन द टेबल, तो इस ऑन ने बताया जी कि मतलब ग्लास और टेबल का ताल्लुक़ क्या है कि वो टेबल पर है, ठीक। ये फ़र्ज़ क्या मैं कहता हूँ इज़ अंडर द टेबल, ग्लास जो है वो टेबल के नीचे है। तो ये अल्फाज दीज आर प्रेपोजिशन। तो इसमें प्रेपोजिशन की ज़ाहिर हमें हर इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए वी नीड सम सेपरेट लेक्चर चाहिए, लेकिन आज हम इसका खाका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये होगी आपकी प्रेपोजिशन, ठीक। और इसके अलावा जो है आप समझ लें कि इसमें आर्टिकल को इसमें शामिल किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इसको एक अलहदा ही समझना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल जो हैं आपको पता ही है कि मतलब किस चीज़ का वो आपको दिखाते हैं कि वो चीज़ फ़र्ज़ किया एक है, दो है, तो ये आप ये सब जानते हैं कि आर्टिकल जो हैं वो आम तौर पर ये होते हैं दे, ठीक। लेकिन ये असल में और इनमें जो है वो इनका काम क्या होता है कि जी फ़र्ज़ किया एक चीज़ को, आमतौर पर आपको पता है कि जब सिंगुलर पे चीज़ होगी तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत पेचीदगी ज़ाहिर है। तो ये आप सब जानते ही हैं कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जब हम आर्टिकल की तफसील में जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंड हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, दी जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और हम फलां जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अगली जो चीज़ है आपकी है उसे हम कहते हैं क्या जी, इंटरजेक्शन। तो आज बस एक आइडिया से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंटरजेक्शन जो है जी, इंटरजेक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है बीच में बोलना, बीच में बोलना। अगर लफ्ज़ी मतलब की बात करें तो इंटरजेक्शन का एक लिहाज से मतलब हुआ मुदाखलत, ठीक। लेकिन इंटरजेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये भी आई पर्सनली थिंक कि ये भी ट्रू सेंस में मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। इंटरजेक्शन क्या है, ये वो अल्फाज हैं जो आपकी थोड़ी सी कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपकी जो है कुछ जज्बात को थोड़ा सा, ये असल में हम इनको अल्फाज कह ही नहीं सकते। जैसे आप फ़र्ज़ किया मतलब बड़े उदास हैं तो आप बचपन से सुन रहे हैं, हम कहते हो अल्लास, हाँ, और इसके आगे जो है हम ये साइन सा लगा देते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हम अक्सर आजकल कहते हैं वाओ, जिसको देखो वाओ वो कर रहा होता है। तो ये अल्फाज तो नहीं है ना, ये हम कहते हैं फ़र्ज़ किया ओह कोई चीज़ गड़बड़ होगी, तो ये दीज आर नॉट एक्चुअली वर्ड्स इन द ट्रू सेंस। तो लेकिन हम इनको भी एक लिहाज से उसमें शामिल करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ट्रू सेंस में शामिल किया है नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव और जो है बाकी चीज़ें। तो ये जो मैंने कहा ये तो एक बाय द वे हो गया इस आइडिया के लिए। तो एक दो चीज़ें हल्की सी हम जो है वो उनको देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वो क्या थी, एडजेक्टिव फ़र्ज़ किया, ये आप सब जानते ही हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है।
तो एडजेक्टिव क्या चीज़ है, हम इसको कह सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, ये कोई ऐसा लफ्ज़ है that changes the meaning of a noun or pronoun, the meaning of a noun, जो किसी noun या pronoun, the meaning of a noun or pronoun, उसमें चेंज लाता है। इस वक्त हम एडवर्ब की बात नहीं कर रहे, हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन में चेंज लाता है। तो ये अब वंस अगेन एडजेक्टिव की बेशुमार टाइप्स हैं, हर टाइप का अपना यूज़ है, हम उसमें नहीं पढ़ रहे फ़िलहाल। फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ किसी मीनिंग में, मैं कहता हूँ मतलब ये है कि आई नीड, मुझे चाहिए ब्लैक शर्ट, मुझे फ़र्ज़ के ब्लैक शर्ट चाहिए। तो इस इन दिस सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें, ये तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा कि शर्ट लफ्ज़ नाउन है, नाउन ही है ना, इसको हम एन कह लेते हैं। तो ब्लैक जो है ये उसकी एक सिफ्त बन रही है, तो ये लफ्ज़ जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल इतना सिंपल नहीं होता, इसमें बेशुमार टाइप्स हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, क्वांटिटी हैं, डेमोस्ट्रेटिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, वो तफसील तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सिंपल सी एक ले मैन के लिए डेफिनेशन है कि मतलब जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन में चेंज, वी कॉल दैट एडजेक्टिव, ठीक। मैं कहता ही इज़ अ नाइस फेलो, तो फेलो नाउन है तो नाइस उसकी क्वालिटी, ओके। और जो लास्ट जो थोड़ी सी एक चीज़ है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन से मिलती जुलती जो चीज़ है वो है प्रोनाउन। तो ये इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये आप सब जानते हैं। प्रोनाउन क्या चीज़ है, आप सब जानते हैं कि इट्स अ वर्ड दैट इज़, जो कि यूज्ड कोई भी लफ्ज़ इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि जो लफ्ज़ किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो हम उसको कहते हैं वो प्रोनाउन। हम तो सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दैट। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड राइट इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसे हम देसी ज़ुबान में कहते हैं प्रोनाउन। तो फिर वही बात, इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, हर टाइप का अपना इस्तेमाल है। तो ये बात इतनी सिंपल तो नहीं होगी, लेकिन ये कि चलो फॉर द सेक ऑफ आइडिया फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ अब नासिर मेरा नाम है, अब नासिर कहने के बजाय फ़र्ज़ के मुझे कहते हैं यू, या कोई कहता है ही, हाँ, तो ये जो अल्फाज हैं ये नाउन था, तो इसके बजाय फ़र्ज़ के मैंने यू इस्तेमाल किया, ही इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउंस हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और रूटीन में कहा जाता है कि जब भी आपकी बात करते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू रिपीट दैट नाउन अ लॉट, के मतलब बार बार हम कहें नासिर से मैं मिला, नासिर ने मुझे कहा, हम ऐसे तो नहीं कहते कि नासिर से मैं मिला, उसने मुझे बताया, मैंने उससे फ़लाँ किया। तो यानी कि वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हों हम कहते हैं प्रोनाउन। लेकिन ये जो मिसाल मैं दे रहा हूँ ये असल में प्रोनाउन की एक सिंपल सी मिसाल है, ये असल में है पर्सनल प्रोनाउंस। तो अदरवाइज़ प्रोनाउंस में फ़र्ज़ के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, डेमोस्ट्रेटिव हैं, रिलेटिव हैं, रिफ्लेक्सिव हैं। तो असल गेम तो उनकी है जब आप थोड़ा गहराई में जाएँ। लेकिन आज बस ये एक आइडिया के लिए था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 5, 7, 8 चीज़ें शामिल हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।